नमस्कार, मैं रविश कुमार। भाषणों के अलावा आज भारत में कुछ नहीं हुआ। भाषणों में हवाबाजी खूब है, मगर हवा को लेकर कोई भाषण नहीं है। उन शहरों में भी नहीं है जिनका नाम दुनिया के प्रदूषित शहरों में आ गया है। आज ही एक रिपोर्ट आई है कि 2017 में भारत में हवा के प्रदूषण के कारण 12 लाख लोगों की मौत हुई। अब सोचिए, 12 लाख लोगों की मौत की खबर आई हो, चुनाव चल रहा हो, मगर इस सवाल पर कोई भाषण नहीं हो, तो क्या कहा जा सकता। हमारे पूर्व सहयोगी हृदय जोशी ने तो आज ही इस पर लिखा कि स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर नाम की संस्था की रिपोर्ट बता रही है कि वायु प्रदूषण के कारण भारत में 12 लाख लोग 2017 के साल में मारे गए। अगर कोई यह सोच रहा है कि चुनाव में पर्यावरण मुद्दा क्यों नहीं है, तो उसे पक्का चुनाव छोड़कर आईपीएल या WWF देखना चाहिए। सोचिए, हवाबाजी वाले भाषणों में हवा ही नहीं है, बाजा है और बाजी है। इंडियन एक्सप्रेस की खुशबू नारायण की एक और रिपोर्ट आ गई है। कई नोटबंदी वाले साल में रिपोर्ट आ गई है कि नोटबंदी वाले साल में 88 लाख करदाता टैक्स रिटर्न नहीं भर पाए। क्यों नहीं रिटर्न भर पाए? क्योंकि नोटबंदी के बाद आर्थिक गतिविधियां ठहर गईं, उनकी नौकरियां चली गई, आमदनी घट गई। उसी वक्त ये आंकड़ा आता है जब चुनाव हो रहा है कि आता तो कितना कुछ पता चलता कि इन 88 लाख लोगों को सम्मानित भी किया जाता कि काला धन की समाप्ति के लिए अपनी नौकरी गंवाकर योगदान करना मजाक बात तो नहीं है। खुशबू नारायण की यह रिपोर्ट बेहद गंभीर है। सोचिए, जिस फैसले से 88 लाख लोगों की नौकरी चली गई हो, आमदनी कम हो गई हो, या वे टैक्स रिटर्न भरने के लायक नहीं रहे, उन्हें कम से कम नोटबंदी सम्मान प्रमाण पत्र तो दिया ही जाना चाहिए था। रिटर्न फॉर्म भरना और टैक्स देना, दोनों में अंतर होता है। सरकार ने बताया था कि 2016-17 में आयकर रिटर्न भरने वालों की संख्या में 1 करोड़ से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है, जबकि इसी साल स्टॉप फाइलर्स की संख्या 10 गुना ज्यादा हो गई। स्टॉप फाइलर्स बोलते हैं, गलती हो गई, स्टाफ आ गया वहां। स्टॉप फाइलर्स वो होते हैं जो पिछले साल रिटर्न भरते हैं मगर कमाई ना होने पर अगले साल नहीं भरते। 2015-16 में स्टॉप फाइलर्स की संख्या करीब 8.5 लाख थी, जो 2016-17 में 88 लाख से अधिक हो गई। नोटबंदी के समय देश सेवा समझकर काम करने वाले बैंकर रोज लिखते हैं मुझे व्हाट्सएप पे कि उनकी सैलरी बढ़ाने की मैं बात क्यों नहीं कर रहा हूं, क्या मैं बाकियों के जैसा हो गया हूं। बैंकरों के कैशियरों ने जुर्माने के तौर पर अपनी जेब से खूब पैसे भरे, किसी को नहीं बताया उन्होंने। क्यों नहीं बताया, आगे बताऊंगा। लोन लेकर भरा उन्होंने। अब उनकी दूसरी मुसीबत शुरू हो गई है। बैंक ही मजबूर कर रहा है कि लोन लेकर उसी बैंक के शेयर खरीदें जिसकी खस्ता हालत को अपनी आंखों से देखते हैं। बैंकरों को नोटबंदी के समय लगा था कि वे सैनिक हैं और अर्थशास्त्री भी हैं। सारे बैंकरों ने देश के लिए कुछ करना चाहा। इसमें गलत क्या है? हां, वो काम देश के लिए था या नहीं, इसका जवाब कहां है। यह सही है कि उन्होंने बहुत मेहनत की, मगर यह भी सही है कि उनकी सैलरी नहीं बढ़ी। बैंकरों को सैलरी और शेयर का सवाल राजनीतिक दलों से करना चाहिए या फिर आईपीएल के स्कोर में मन लगाना चाहिए। मैच खत्म होते ही WWF देखना चाहिए और उसके तुरंत बाद हिंदू मुस्लिम डिबेट। गारंटी है कि 10-20 साल मजे में निकलेंगे। आप सब साक्षी हैं, आप दर्शक, कि मैंने बैंकरों की बात रख दी। अब आप उनसे कहिए कि मुझे व्हाट्सएप ना करें। मैं बैंकरों की व्यथा समझता हूं, क्या करूं। ये विजुअल उन ज्यादा पुराने नहीं है। MTNL और BSNL के कर्मचारियों के प्रदर्शन की तस्वीर है, जो उन्होंने अपने संस्थान के संकट और सैलरी न मिलने को लेकर किए थे प्रदर्शन। अब अगर हवा पर बात नहीं हो रही है जिससे 12 लाख लोग मर गए, नोटबंदी पर बात नहीं हो रही जिससे नौकरी जाने के कारण 88 लाख लोग स्टॉप फाइलर्स हो गए, रिटर्न नहीं भर पाए, किसी को यह उम्मीद क्यों होनी चाहिए कि राष्ट्रवाद और सेना से ध्यान हटाकर चुनाव का गियर बदलकर BSNL और MTNL में हजारों की नौकरी चली जाने के सवाल पर चुनाव होगा? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए ऐसी उम्मीद। सिर्फ संख्या बता देने से कि इन पूर्व नवरत्नों में लाखों लोग काम करते हैं, मुद्दा नहीं बनता है। खबर आई है कि BSNL और MTNL के 54,000 कर्मचारियों को स्वेच्छा से रिटायर कराने के लिए मंत्रालय को चुनाव आयोग से अनुमति लेनी होगी। मतलब चुनाव के समय 54,000 कर्मचारियों को विदा करने का आइडिया आया है, तो कैसे आया, कमाल है। इतने लोग मैदान में आ जाए तो नेता ट्वीट करने लगते हैं कि देखो कितनी भीड़ है, और पीछे से वे 54,000 लोगों को चलता भी करने का प्लान बना रहे हैं। ये ब्रिलियंट आइडिया है। खबरों में था कि कंपनी के बोर्ड ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया कि रिटायर कराने के लिए उम्र को घटा के जल्दी विदा कर देंगे। डेक्कन हेराल्ड में खबर छपी। फिलहाल CEO का बयान आ गया है कि हम इस तरह से किसी को नहीं निकालेंगे, लेकिन कब तक नहीं निकालेंगे मालूम नहीं। उन्होंने कहा है कि हम एक आकर्षक VRS की नीति लेकर आना चाहते हैं जो कर्मचारियों को भी पसंद आए। कांग्रेस ने मुद्दा बनाया। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के बोर्ड ने
एक बड़ा अजीब निर्णय लिया है, जिससे 54,451 कर्मचारियोयों की इस चुनाव के बाद नौकरी ही चली जाएगी। ये बीएसएनएल के 1,74,000 कर्मचारियों का 31% है। 6 अप्रैल को एमटीएनएल का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा, क्योंकि उसको 11,000 करोड़ रुपया जमा करवाना है लाइसेंस फीस, जो उसके पास है नहीं, सरकार देगी नहीं, और बैंक से लेने पर मोदी जी ने पाबंदी लगा दी है। इस प्रकार से कंपनी को मारा जाता है। बड़ा सीधा षड्यंत्र है। यह मोदी मॉडल ऑफ इकोनॉमिक्स है कि निजी फेल डूबती हुई कंपनियों में सरकार के बैंकों का पैसा लगाओ, जनता का पैसा लुटवाओ, पूंजीपति मित्रों को बचाओ, परंतु जो दशकों से चल रही जनता की सेवा करने वाली सरकारी कंपनियां हैं, बीएसएनएल और एमटीएनएल जैसे, उन्हें एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत बंद करवाओ, ताकि इस देश में केवल 3 प्राइवेट टेलीफोन कंपनी रह जाएं। मैं उनका नाम ले देता हूं, मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं। जियो, आइडिया और वोडाफोन, बाकी सब चली जाएं। एयरटेल, सॉरी, आइडिया वोडाफोन इज वन कंपनी, आई स्टैंड करेक्टेड। एयरटेल, तो 3 निजी कंपनियां रह जाएं। हम भी एक स्टैंड करेक्टेड कर देते हैं। WWF हमारे डायरेक्टर साहब बता रहे हैं कि अब WWE हो गया, अब F से घट के E कब हो गया, मुझे नहीं पता था, लेकिन वही बात है। क्या यह चुनाव सेना पर हो रहा है? क्योंकि सेना का भाषणों में बहुत जिक्र आ रहा है। पहले कहा गया कि सेना पर सवाल करना गलत है, अब कहा जा रहा है कि चुनाव में सेना का इस्तेमाल करना गलत है। सेना को लेकर सही क्या है, गलत क्या है, सब घालमेल हो गया है। कई बार लगता है कि बैरक का चुनाव हो रहा है, रेजिमेंट का चुनाव हो रहा है, या भारत का चुनाव हो रहा है। भारतीय सेना मोदी जी की सेना कब से हो गई? योगी जी के बयान पर चुनाव आयोग विचार कर ही रहा था, नकवी जी ने मोदी जी की सेना कह दी। अब आप सुनिए वो क्या कह रहे हैं एग्जैक्ट। जब पुलवामा में हुआ तो बालकोट के अंदर हमारी मिसाइलों ने, हमारे सुरक्षा बलों ने घुस करके पूरे के पूरे इलाके को तबाह किया और उन आतंकवादियों को भी खत्म किया। अब दिक्कत ये हुई कि कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी सब चिल्लाने लगे कि भाई ये जो है, जो मोदी जी ने घुस करके, मोदी जी की सेना ने घुस करके आतंकवादियों को तबाह किया, उसका सबूत दिखा दो। क्या भारतीय सेना का नाम मोदी जी की सेना हो गया है? तो बताया जाना चाहिए। इधर पूर्व सेना अध्यक्ष वीके सिंह सीरियस हो गए हैं तो बीजेपी के उम्मीदवार, लेकिन योगी जी के बयान पर ऐसा कह दिया कि जो अर्बन नक्सल भी अभी तक नहीं कह पाए हैं। बीबीसी के जुगल पुरोहित को इंटरव्यू दिया, उन्होंने वीडियो इंटरव्यू दिया और कहा कि अगर कोई कहता है कि भारत की सेना मोदी की सेना है तो गलत नहीं, देशद्रोही भी है। हमने बीबीसी से अनुमति लेकर ये वीडियो हम आपको बयान दिखा रहे हैं। कल एक बयान आया योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये मोदी जी की सेना, और उस पे विपक्ष ने आपत्ति उठाई है। कितना योग्य मानते हैं इस कॉन्टेक्स्ट और इस सेंटेंस की को यूज करना कि ये मोदी जी की सेना है? ये किसके लिए कहा है? अपने प्रचार में, बीजेपी के प्रचार के समय ये कहा बात? नहीं, बीजेपी के प्रचार में सब लोग अपने आप को सेना ही बोलते हैं, लेकिन हम किस सेना की बात कर रहे हैं? क्या हम भारत की सेना की बात कर रहे हैं या हम पॉलिटिकल वर्कर्स की बात कर रहे हैं? मुझे नहीं पता कि क्या संदर्भ है। अगर कोई कहता है कि भारत की सेना मोदी जी की सेना है तो वो गलत ही नहीं है, पर वो देशद्रोही भी है। भारत की सेनाएं भारत की हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है। भारत की सेनाएं तटस्थ हैं, अपने आप के अंदर इस चीज में सक्षम है कि पॉलिटिक्स से अलग रहे। तो पता नहीं मुझे कि कौन ऐसी बात कर रहा है। एक ही दो लोग हैं जो जिनके मन में ऐसी बातें आती हैं, जो कि उनके पास और कुछ है नहीं। तो अगर मोदी जी की सेना को एक टेररिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू में कि पाकिस्तान को किस तरह से सबक सिखाया, अगर उसमें इसको यूज करते हैं तो आप सेना नहीं है। लेट्स बी क्वाइट क्लियर। भारत की सेना की आप बात करते हैं तो मैं भारत की सेना की बात करूंगा।
अगर आप पॉलिटिकल वर्कर्स की बात करें, जिसको कि कई बार हम मोदी जी की सेना, भारतीय जनता पार्टी की सेना ये बोल सकते हैं, लेकिन उसमें और भारत की सेना में फर्क है। मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं। अब आपने सुना कि मुख्तार अब्बास नकवी क्या कर रहे थे कि मोदी जी की सेना घुसकर मारा ही पाकिस्तान। अब वहां बीजेपी वाली सेना तो पाकिस्तान के पार नहीं गई थी जहाज उड़ा के, नहीं ना, तो वो सेना ही गई थी, वायुसेना गई थी, और उसे मोदी जी की सेना कहा जा रहा है। आप तय करें। वीके सिंह कह रहे हैं कि ये देशद्रोह है। वीके सिंह की इस बात को आप सिर्फ नोट कर लीजिए, मगर इसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिखाने से बचें। ईमेल के ड्राफ्ट में सेव करके रख लीजिएगा, बाद में कुछ ऐसी हो जाए तो मुझे दोष न दीजिएगा। कई बार दो नेताओं के बीच संदेशवाहक फंस जाता है। कितना अच्छा आइडिया था जेएनयू के वीसी का, ये देखिए खिलौने वाला टैंक। उन्होंने कहा था कि 24 जुलाई 2017 को जेएनयू में कारगिल विजय दिवस पर कहा था कि एक बयान दिया था कि यूनिवर्सिटी में टैंक होगा ताकि छात्र जवानों को के बलिदान से परिचित हो सके। बीजेपी की सांसद मीनाक्षी लेखी ने इसे सपोर्ट किया था। सोचिए अगर इस आइडिया पर काम होता तो सीमा से ज्यादा कॉलेजों में टैंक होते। ये खिलौना है जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं ताकि किसी की भावना आहत ना हो। भारत में 39,000 से अधिक कॉलेज हैं। इस आइडिया पे T90 टैंक का ही दाम जोड़ लीजिए, 15-16 करोड़ तो होता ही होगा। अब इतना सस्ता है कि 39,000 टैंक एक ऑर्डर में खरीद लेते, 6-7 लाख करोड़ की तो खर्च आता। राष्ट्रवाद के लिए इतनी राशि तो कुछ भी नहीं है। यह हो सकता है कि हर कॉलेज में खिलौने वाला टैंक लगा दिया जाए ताकि कम से कम असली टैंक आने से पहले बेबी नेशनलिज्म यानी बाल राष्ट्रवाद तो आता रहे। अगर हम पुराने टैंक खरीद लाते तो दुनिया के सारे सेकेंड हैंड टैंक भारत के कॉलेजों के सामने खड़े हो जाते। ठीक है कि कस्बों के कॉलेज में टीचर नहीं हैं तो पढ़ाते नहीं, लेकिन अगर सारे कॉलेज में टैंक लगा देते तो बिना टीचर के छात्र कम से कम राष्ट्रवादी तो बनकर निकलते, बेरोजगार बनकर सिर्फ निकल रहे हैं। यह बेहद सैड बात है। अब सीरियस बात है। जनता अपने मुद्दे से लड़ रही है। वह तय नहीं कर पा रही है कि अपने अनुभव और अपने मुद्दों का क्या करे। मीडिया और भाषणों से नेताओं ने अपने मुद्दे उस पर थोप दिए हैं, बाकी काम और जगहों से हो रहा है। जैसे आप बिहार जाएंगे कवर करने के लिए तो नौजवानों से सवाल हो सकता है कि आप जिस कॉलेज में पढ़ते हैं उसका सेशन टाइम पर है, यानी 3 साल का बीए 3 साल में दे रहे हैं, पूरा कर रहे हैं, या 5 साल में। और तब उनसे पूछा जाता कि आप 3 साल का बीए 5 साल में करते हुए पुलवामा के बारे में क्या सोचते हैं, तो उसका क्या जवाब आता। लेकिन क्या बिहार के छात्रों ने अपनी तरफ से दिल्ली से आए पत्रकारों को यह समस्या बताई होती तो पत्रकार जरूर लिखते, ट्वीट कर देते अगर असली रिपोर्ट में नहीं लिख पाते तो। आज मैं आपको एक नए आंदोलन की बात बताता हूं। इस आंदोलन का नाम है, यह यूट्यूब पे लॉन्च हुआ है, और इस आंदोलन का नाम है मगध यूनिवर्सिटी लेट एग्जाम आंदोलन। मूल्य संक्षेप में, ऐसा आंदोलन आपने कब सुना, देखिए आगे बताएंगे। मगध यूनिवर्सिटी बिहार की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। 2016-19 के सेशन के लिए बीए, बीएससी, बीकॉम के लिए एडमिशन हुआ। यह एडमिशन जून 2016 में हुआ, मगर प्रथम वर्ष की परीक्षा हुई जनवरी 2018 में। 2 साल बाद फर्स्ट ईयर की परीक्षा हुई। 3 साल बीत गए हैं मगर फर्स्ट ईयर की ही परीक्षा हुई है और रिजल्ट आया है। 2017 और 17 से 20 के सत्र की कोई भी परीक्षा अभी तक नहीं हुई है। 2019 का अप्रैल आ गया है, चौथा महीना शुरू हो गया है। छात्रों ने बताया कि 2016 से 19 और 2017 से 20 के सत्र में करीब 4 लाख से अधिक छात्र पढ़ते हैं। 3 साल का बीए 5-5.5 साल में हो रहा है। बिहार यूनिवर्सिटी में सेशन लेट चलने को लेकर फोन आते रहते हैं। मगध यूनिवर्सिटी का एक और मामला है, असंबद्ध कॉलेज के छात्रों का, और इनकी संख्या भी कोई 80,000 बताई जाती है। केस मुकदमे में 3rd ईयर का रिजल्ट फंसा रह गया और नौजवान रेलवे की परीक्षा का फॉर्म नहीं भर सके। मुश्किल से चुनाव के कारण परीक्षाएं आई थी, नौकरी आई थी और वंचित हो गए। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बाकी लाखों छात्रों को भले ना पड़ता हो, मगर जिनका करियर बर्बाद हो रहा है उन्हें समझ नहीं आ रहा है। भरोसा था कि प्राइम टाइम में आ जाएगा तो परीक्षा हो जाएगी, मगर उनका भरोसा टूट गया। 3-4 दफे बोलने, प्राइम टाइम में बोला, दिखाया, फेसबुक पे लिखा, इधर लिखा, उधर बोला, कामयाबी नहीं मिली। अब इन छात्रों ने यूट्यूब पर मगध यूनिवर्सिटी लेट एग्जाम आंदोलन लॉन्च कर दिया है, और आप सुनिए और आप देखिए, आपको अच्छा नहीं लगेगा। देखिए पहले हम लोग कौन है, ये मूल्य क्या है और हम लोग यहाँ क्यों खड़े हैं। फिलहाल आप लोग इतना समझ लीजिए कि हम लोग जिंदा लाश हैं। चौंक गए होंगे आप लोग। जिंदा लाश
जी हाँ, जिंदा लाश है। आपको समझ में आएगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। बिहार में मगध नामक एक यूनिवर्सिटी है जिसने बच्चों की जिंदगी को तबाह करने का ठेका ले रखा है। हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि जिस बैच को अभी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहिए उनका अभी तक सेकेंड ईयर का भी एग्जाम नहीं हुआ है। और 2017 की व्यथा जब आप सुनेंगे तो आप बिल्कुल शॉक्ड हो जाएंगे कि क्या दुनिया में ऐसा भी कहीं होता है। 2017 में जिन स्टूडेंट्स ने मगध यूनिवर्सिटी में ये सपना लेकर एडमिशन कराया था कि 2020 तक उनको अपना ग्रेजुएशन की डिग्री उनकी हाथ में मिलेगी, आज 2019 के 3 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने एक भी एग्जाम के मुंह नहीं देखे हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ ये मूल्य क्या है। ये मूल्य एक दर्द है, एक पीड़ा है। ये मूल्य एक आवाज है जिसे शायद सुनकर हमारी सोई हुई मीडिया और हमारे सुनहरे भविष्य का सपना दिखाने वाले लोग शायद जग जाए, शायद हमारी आवाज सुन जाए और शायद हमारी दर्द को समझ जाए। इसी संदर्भ में हम 1 महीने से हर ऑफिस हर दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं। हम गवर्नर ऑफिस गए, सीएम ऑफिस गए, गवर्नर ऑफिस तो 2 बार गए। हम इन सब से हार कर हमें कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। हम इन सब से हार कर प्रशासन के पास गए कि हमें पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए एक परमिशन दे दीजिए, पर वहां से भी हमको निराशा प्राप्त हुआ। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि अगर इतना कुछ हमारे साथ हुआ है तो हम कोर्ट क्यों नहीं गए। पर हमारा सवाल यह है कि क्या हमारे बेसिक राइट्स, हमारे मौलिक अधिकार, हमारे फंडामेंटल राइट्स के लिए हमको क्या हमेशा रोड पर आना पड़ेगा? क्या हमेशा आके हमको नारा लगाना पड़ेगा? क्या हमेशा हमें रोड पर चिल्लाना पड़ेगा, उन बहनों को सुनाना पड़ेगा कि हमारे फ्यूचर के साथ मत खेलिए? लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि आप लोग एडजस्ट कर लीजिए, यही सिस्टम है। अरे कैसे एडजस्ट कर ले भाई? बचपन में 2 दिन स्कूल नहीं जाते थे तो आपको याद होगा कि कितना कुछ सुनने को मिलता था। आज बिना किसी फॉल्ट के हमारा 2 साल बर्बाद किया जा रहा है, हमारे फ्यूचर के साथ खेला जा रहा है, हमारा तबाही मचाया जा रहा है और हम एडजस्ट कर लें। हम थक चुके हैं, हम थक चुके हैं इस सिस्टम से। ऐसी बर्बादी नहीं सह सकते, कैसे एडजस्ट कर ले भाई? इसीलिए आज हम सोशल मीडिया पे आए हैं, क्योंकि हमको पता है, सोशल मीडिया का पोटेंशियल पता है, सोशल मीडिया की ताकत पता है कि कुछ लोग हमको हरा सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया हमारा साथ जरूर देगी। अगर हमारा मीडिया साथ नहीं दे रही है तो हमारा सोशल मीडिया साथ जरूर देगी। इसीलिए मैं आपसे, मेरे दोस्तों के साथ, उन 4.5 लाख बच्चों के आंसुओं के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग हमारे लिए एक वीडियो बनाएं, 1 से 2 मिनट का वीडियो बनाएं हमारे सपोर्ट में, कि हमारा फ्यूचर के साथ ना खेला जाए, हमारा करियर बर्बाद ना किया जाए। दिस यंग माइंड शुड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, दिस यंग सोल शुड नॉट बी डिस्ट्रॉयड एट दिस अर्ली स्टेज। और उस वीडियो को आप हमको भेजिए, हम यहीं इसी चैनल पे इसको अपलोड करेंगे ताकि लोग और सरकार को दिखाए कि हम अकेले नहीं हैं। हम 4.5 लाख बच्चों के साथ ऐसे खेला नहीं जा सकता है। हम 4.5 लाख बच्चों को ऐसे अंधकार में नहीं डाला सकता है। हमारा करियर यूं ही बर्बाद नहीं किया जा सकता है। इसीलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारा साथ दीजिए। आज मैं हर नेटिजन से, हर सोशल मीडिया के कम्युनिटी के से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे फ्यूचर को, जो 4.5 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट हैं, उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ होने नहीं दीजिए। हमारे सपोर्ट में एक वीडियो बनाइए, रिक्वेस्ट कीजिए सरकार से कि हमारे फ्यूचर के साथ ना खेला जाए, कि आप हमारा समर्थन कीजिए और हमें हारने मत दीजिए। इस यूथ को, जो यूथ की बड़ी बड़ी बातें होती हैं हमारे देश में, उस यूथ को हारने मत दीजिए। आज ये हमारे साथ हो रहा है, कल आपके साथ हो सकता है, कल आपके बच्चे के साथ हो सकता है। कब तक चलेगा ये? इसीलिए मैं कह रहा हूं, आप लोग
हमारा सपोर्ट कीजिए, हमारे फ्यूचर को बर्बाद होने मत दीजिए। और हर एक बूढ़े बच्चे बुजुर्ग सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे सपोर्ट में आइए, हमारे लिए आवाज़ उठाइए। हम थक चुके हैं, अब कोई उम्मीद नहीं है हमें किसी और से, बस आपसे उम्मीद है, इस सोशल मीडिया कम्युनिटी से उम्मीद है। हम कहाँ जाए? गवर्नर नहीं सुन रहे, सीएम नहीं सुन रहे, प्रशासन नहीं सुन रहे, कहाँ जाए हम संवैधानिक तरीके से इसीलिए सोशल मीडिया पे आए हैं कि आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए, आप लोग हमारे फ्यूचर को बचाने से रोक लीजिए। ये वीडियो आप देख पाए, बड़ी बात है। राज्यों में, राजधानियों में और कस्बों के छात्र से जो हो रहा है उनके साथ, वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इसलिए मेरा यकीन है कि इन समस्याओं को दबाने के लिए ही हिंदू, मुस्लिम और राष्ट्रवाद जैसे मुद्दे को आगे किया जाता है। सोचिए, 4-5 लाख छात्र 3 साल का बीए 5 साल में करने के लिए मजबूर किए जा रहे हैं और किसी को फर्क नहीं पड़ता। 1.5 साल से दिखा रहा हूं, बिहार यूनिवर्सिटी का तो मुझे याद है, 1.5 साल से कोई फर्क नहीं पड़ा, जीरो। इतना कॉन्फिडेंस है हमारे नेताओं में कि भावुक मुद्दे, नौटंकी करने से, रैली सजा देने से चुनाव हो जाता है, और वो सही भी है, हो ही जाता है। बहुत मुमकिन है कि इन छात्रों को ही फर्क ना पड़ता हो। देखिए, वो जवान कह रहा है कि मैं सबसे अपील कर रहा हूं। 5 ही लोग क्यों हैं उस वीडियो में? वे आईपीएल और WWE देखने में व्यस्त हो गए हों, मगर जिन चंद छात्रों ने यह पहल की है उन्हें बधाई। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में यह रिसर्च होना चाहिए कि एक यूनिवर्सिटी के भीतर 3 साल का बीए 5 साल में करने पर छात्रों की जवानी में कैसा निखार आता है, वो कैसे बर्बाद होते हैं। इस रिसर्च को जाके हार्वर्ड में लॉन्च करना चाहिए और दिल्ली के जिमखाना क्लब में इस पर डिबेट होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि बिहार यूनिवर्सिटी और मगध यूनिवर्सिटी के छात्रों को राहत मिलेगी? मुझे नहीं लगता है। छात्रों से गुजारिश है कि मुझे शुक्रिया का मैसेज ना भेजें, बिहार के नेताओं को बधाई दें। छात्रों को भी बधाई जो इस वीडियो में नहीं है, क्योंकि उन्होंने साबित किया है कि सब कुछ करियर नहीं होता है। आईपीएल और WWE भी कोई चीज होती है, बर्बादी भी कोई चीज होती है, जिसे वो सीने से लगाकर दिल्ली से गए पत्रकारों को पुलवामा पर ज्ञान दे रहे हैं। कश्मीर पे थोड़ा पढ़िए, हिंदी अखबार में जो छपता है वो कम से कम ना पढ़ें। आधी अधूरी जानकारी को लेकर आप कश्मीर पे ज्ञान ना बघारें, ध्यान से पढ़ें और अपनी पढ़ाई को लेकर भी पत्रकारों से बात करें। बाकी ब्रेक के बाद। सोलहवीं लोकसभा भी आई और चली गई, लेकिन महिलाओं को संसद में 1/3 नुमाइंदगी देने की बात जुमलेबाजी से ऊपर नहीं गई। पिछले लोकसभा में हर 10 पुरुष सांसदों में सिर्फ 1 महिला सांसद थी। तब लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या महज 11% थी। यह हाल 17वीं लोकसभा में भी बदलने नहीं जा रहा। टीवी की बहसों में अक्सर दिखने वाली बीजेपी की प्रवक्ता शाइना एनसी ने ऐन चुनाव के वक्त यह मुद्दा उठाया है। अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए एक ट्वीट में कहा कि सभी राजनीतिक पार्टियों को जागने की जरूरत है। महिलाएं कुल मतदाताओं का 50% हैं। ये जानकर दुखी और हैरान हूं कि ममता बनर्जी, जिन्होंने महिला उम्मीदवारों को 41% सीटें दी, नवीन पटनायक, जिन्होंने महिला उम्मीदवारों को 33% सीटें दी हैं, उनके अलावा बाकी सभी पार्टियों ने हमारे मुद्दे पर सिर्फ जुबानी जमा खर्च किया है। क्षमता को मौके चाहिए, प्रतिभा को सामने लाने की जरूरत होती है। सभी पार्टियों के नेतृत्व को, महिला नेताओं को अपनी चुनावी योग्यता साबित करने का मौका देना चाहिए। शाम होते होते शाइना एनसी ने इस पर एक बयान भी दिया। Why are we not given the kind of representation that other countries have? You take even Pakistan, they are way ahead of India. So I just feel very strongly that as part of the manifesto, every woman in her individual party, today it could be me in mine, somebody else in another party, must demand of the leadership to announce that irrespective of a legislation called Women's Reservation, you have X amount of tickets which are given to deserving women candidates. And this lame excuse that it's all about winnability, please, women can win too. सोचिए, हर तरह की योग्यता, जो राजनीतिक योग्यता होते हुए भी इन जैसे राजनीतिक कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं मिल पाता। क्या महिला होने की वजह से नहीं मिला? वो कई सालों से टीवी पर आती हैं, बोलती हैं, हर मुद्दे पर विपक्ष के उम्मीदवारों से लड़ती भिड़ती हैं, मगर टिकट नहीं मिलता। इसलिए उन्हें उम्मीद होगी कि दक्षिण मुंबई से बीजेपी उम्मीदवार बनाएगी, लेकिन शिवसेना के साथ गठबंधन होने के बाद यह सीट शिवसेना के खाते में चली गई। इसके बावजूद उन्होंने जो सवाल उठाया सिर्फ उनके अपने से संबंधित नहीं है,
वक्त की भी जरूरत है और वाजिब सवाल है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन इसमें महिलाओं की नुमाइंदगी काफी कम है। पड़ोसी सार्क देशों के साथ ही अगर तुलना करें तो पता चलेगा कि जहां अफगानिस्तान की संसद में 27.30% महिलाएं हैं, पाकिस्तान की संसद में 20.20% महिला सांसद हैं, नेपाल में 32.70% हैं, भूटान में 14.90% हैं, बांग्लादेश में 20.60% सांसद महिलाएं हैं। सिर्फ श्रीलंका और मालदीव की संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व भारत से कम है। चलिए, कहीं तो कम है हमसे, मगर एक चीज अच्छी है, भारत में महिलाओं को देवी की तरह पूजा जाता है। ये नेता लोग अपने भाषणों में बोलते हैं भारत वो देश है जहां महिलाओं को देवी की तरह पूजा जाता है। संसद उनके लिए मंदिर है, लेकिन उधर पुरुष देवता ही ज्यादा दिखते हैं, स्त्री देवियां नहीं दिखती हैं। भारत में यह हाल तब है जब चुनाव आयोग के मुताबिक 2014 के आम चुनाव में 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में महिला वोटरों की संख्या पुरुषों से ज्यादा थी। एडीआर और नेशनल इलेक्शन वॉच के मुताबिक 2019 में देश की संसद और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं की संख्या सिर्फ 9% है। इस बार भी अब तक लोकसभा के जितने टिकट हमारे राजनीतिक दलों ने बांटे हैं, बता रहे हैं कि अपनी महिला नेताओं के दावे को वो किस तरह से नजरअंदाज करते हैं। केवल वोट, रैली में आगे बिठाना यहीं तक सीमित है। बीजेपी ने अब तक जितने टिकट बांटे हैं 374, सिर्फ 45 टिकट महिलाओं को दिए हैं, यानी 12%। कांग्रेस ने 344 टिकटों में से सिर्फ 47 महिलाओं को टिकट दिया है, यानी 13.7%, मगर घोषणा पत्र में वो 33% आरक्षण की बात कर रहे हैं। तृणमूल ने तो पहले ही दे देते उम्मीदवारों को। तृणमूल ने 42 में से 17 टिकट महिलाओं को दिए हैं, जो 40.5% है। बीजेडी ने 19 में से 7 टिकट महिलाओं को दिए हैं, जो 36.8% है। बाकी सभी बड़े दलों ने महिलाओं की दावेदारी को सिरे से नजरअंदाज किया है। जो पार्टियां टिकट देने में महिलाओं के साथ इतना भेदभाव कर रही हैं, वो 17वीं लोकसभा में भी महिलाओं को विधायिका में 33% आरक्षण का बिल क्या पास होने देंगी? महिला आरक्षण बिल सबसे पहले 12 सितंबर 1996 को देवेगौड़ा सरकार के दौर में लोकसभा में एंट्री लेता है। इसके बाद 99, 2002, 2003 में 3 बार लोकसभा में पेश हुआ। हर बार कार्यकाल खत्म होते ही बिल की मियाद खत्म। फरवरी 2010 में मनमोहन सरकार के दूसरे दौर में इसे 108वें संविधान संशोधन बिल के तौर पर पेश किया जाता है। यह तब राज्यसभा में पास हो गया, लेकिन अभी तक लोकसभा में पास होने का इंतजार ही कर रहा है। जाहिर है राजनीतिक दलों का ध्यान इस सवाल पे नहीं है, वो चाहते नहीं, मगर महिला संगठनों का ध्यान तो है। वो कैसे अपनी समस्या और अपने मुद्दों से मुंह मोड़ सकती हैं। 4 अप्रैल को देश भर में महिला संगठनों का मार्च हुआ है। दिल्ली में भी मंडी हाउस से लेकर जंतर मंतर तक एक मार्च हुआ, जिसमें अलग अलग वर्गों और संगठनों की महिलाएं अपने अधिकारों को लेकर सड़कों पर उतरी। शिक्षा, स्वास्थ्य, जिन पर बात नहीं होनी, अब राष्ट्रवाद पर बात होगी तो शिक्षा स्वास्थ्य पर कौन करेगा। महिला सुरक्षा, शराबबंदी, दलित आदिवासी और अनुसूचित जाति आदिवासी, दलित आदिवासी और अल्पसंख्यक महिलाओं के अधिकारों से जुड़ी मांगे मुख्य हैं। हमारे सुशील महापात्रा जो सहयोगी हैं वो वहां मौजूद थे। देखिए, सुनिए। घर से बाहर निकलते हैं तो हम लोग को बाहर नहीं निकलना देते हैं और बोलते हैं औरत घर में काम करे, बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हम लोग का सब में से पहले होता है कि बच्चों लोग की पढ़ाई के लिए उनके लिए भी दबाव दिया जाता है कि नहीं, बच्चे बस इतना ही तक के पढ़े और उसके बाद नहीं पढ़ना चाहिए बच्चे। जो महिलाओं के खिलाफ इतने सारा अत्याचार हो रहे, जेंडर इनइक्वालिटी या जो फीमेल फेटिसाइड है, सारे जितने भी विमेन रिलेटेड इशू उनके खिलाफ। जो मुस्लिम लड़कियां हैं वो जब मैं छोटी थी तो मैं ये देखती थी, तब भी वो आउट ऑफ स्कूल है, और अब मैं जब बड़ी हो गई हूँ अब भी आउट ऑफ स्कूल है। वो रीज़न जो था, बस फ़र्क इतना ही है कि पहले वो स्कूल तक पहुँच नहीं पाती थी और आज वो ड्रॉप आउट हो रही हैं। तो सरकार को कुछ ढांचागत शिक्षा व्यवस्था उनके लिए बनानी चाहिए, एक सपोर्ट सिस्टम उनके लिए होना चाहिए कि वो अपनी
जो एजुकेशन है उसको पूरी कर सके। और जो मुस्लिम एजुकेशन है मैं उसी के बारे में बोलना चाहूँगी कि सिर्फ जो मुस्लिम औरतें हैं वो लाचार और बेसहारा नहीं है, और सिर्फ ट्रिपल तलाक की बात ना हो, बुरखे की बात ना हो, उनकी हायर एजुकेशन की बात भी हो। दशकों में महिलाओं ने इस संविधान के चलते जो कुछ अर्जित किया था, जो कुछ हासिल किया था, वो सारा का सारा हमसे छीनने की तैयारी हुई है। चाहे वो सुरक्षा के नाम पे हो, चाहे वो संस्कृति के नाम पे हो, ये पूरा ढकोसला और राष्ट्रवाद का जो ढकोसला है उसने उन सभी वंचितों से वो चीज़ें छीनी है जो उनको संविधान ने दी थी। आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं कि मोदी सरकार से हम उनका रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं कि 5 साल में आपने हमें क्या दिया। जो वादे किए थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के, उसके अलावा जो सारे वादे किए थे वो सारे वादों का क्या हुआ। ग्रामीण से लेकर शहरी, युवा से लेकर बुजुर्ग, हर महिला आज यहाँ पर खड़ी है। उसका चाहे वो आर्थिक उसका नुकसान हुआ हो, चाहे उसका सुरक्षा के तौर पर नुकसान हुआ हो, और चाहे उसका सामाजिक वो पीछे चली गई हो। हम चाहते हैं कि सबको इक्वल राइट्स मिले, महिलाओं को भी इक्वल राइट्स मिले, और बाकी जितने भी विमेंस राइट्स हैं जो आगे सब बोल रहे हैं वो सबको सुना जाए। ये नहीं कि बस हम ऐसे करते रहे और कोई हमारी बात ना सुने। जैसे आप एक महिला हैं, तो आपको क्या लगता है कि दूसरों को जो राइट मिलता है वो आपको नहीं मिलती है? जी बिल्कुल नहीं मिलती है। जैसे कि आप इतनी सारी चीज़ें हैं, एक दो का एग्जांपल अगर आप दे सकते हैं। अगर जॉब्स को ले लीजिए, हाँ जनरली मेन को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। अच्छा। सैलरी वाइज देखा जाए उनका भी ज़्यादा होता है। अच्छा। अगर विमेन का कोई प्रमोशन की बात आती है तो वो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है सोचेगा अरे मैटरनिटी लीव पे जाएगी, ये होगा वो होगा, उसकी मेरिट को नहीं देखा जाता है। अच्छा, महिलाओं की मेरिट को नहीं देखा जाता, जो बिल्कुल देखना चाहिए। हमारे देश में लड़कियों की संख्या बहुत तेजी से गिर रही है। अच्छा। खासकर 0 से 6 साल का। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो है वो सिर्फ कागज पर है, वो जमीन पे इम्प्लीमेंट हो और हमारी बेटियां जन्म ले सके। और अगर नहीं ले पाए, इसी के खिलाफ हमारा ये आह्वान है। 5 साल हमने देखा और 2021 में चौंकाने वाले आंकड़े आएंगे, क्योंकि जमीनी हकीकत कुछ और है। 5 साल क्या देखा आपने? आप कहाँ से देखा कहीं महिलाएं सुरक्षित नहीं है। अच्छा। लड़कियों के साथ ज्यादातर जो लड़कियां बोल नहीं सकती, जो लड़कियां अपनी आवाज को बुलंद नहीं कर सकती, वो लड़कियां रेप की शिकार हो रही हैं। खासकर 6 साल से लेकर 14 साल तक की लड़कियों में ज्यादा रेप और हिंसा की खबरें बढ़ी हैं, क्योंकि आज महिलाएं बोलने लगी हैं, अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने लगी हैं। तो उन तबकों को निशाना बनाया जाता है जो कि अपनी आवाज नहीं बोल सकती, उनकी आवाज बोलने हम यहाँ आए। शादीशुदा हूँ और मेरा मतलब तलाक हो चुका है, वो भी तिलक के चक्कर में। मेरे वो जो ससुराल वाले थे मुझसे 2 लाख रुपए का जिक्र कर रहे थे, मुझे तो मारने का कोशिश किया गया था। अब मैं तलाकशुदा हूँ। मैं ये चाहती हूँ, मैं अपना काम करना चाहती हूँ, लेकिन मैं अभी पढ़ी नहीं हूँ, 10वीं क्लास मैंने अटेंड नहीं किया है। मैं इसी बात पे उठी हूँ क्योंकि ऐसा तिलक के चक्कर में ये बात आवाज़ उठी थी। मैं जानती हूँ तिलक लेना गुनाह है, ये बंद कर दिया गया था, लेकिन इसमें ना किसी ने ना गौर नहीं किया है। अच्छा। तो इसी बात पे लेके उठी हूँ। ऐसा क्यों है? इसमें इस देश में हजारों लड़कियों के साथ ऐसा होता है। एक मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ है। 1 साल रहने के बाद मुझ पर इतना वो किया गया, मुझे जलाने का भी कोशिश किया गया 2 लाख रुपए के चक्कर में, और मेरा डिवोर्स हो चुका है। क्या करते हैं आप वहाँ पे? आप तो सब बच्चे हैं। हाँ। क्या करते हैं आप? वहाँ नुक्कड़ नाटक करते हैं। अपनी कम्युनिटी को हम ये चीजें समझाते हैं कि महिलाओं को दबाना नहीं है, उनको आजाद करो और उन्हें जीने दो। हाँ। हम उसके महिलाओं को शिक्षा भी देते हैं। शिक्षा भी देते हैं आप? हाँ जी। फ्री में? हाँ जी बिल्कुल फ्री। अच्छा। ताकि वो फोन चलाना सीख जाए, आगे अपने घर में बच्चों को पढ़ाना हो तो थोड़ा बहुत पढ़ा सके, बेसिक चीजें, उनकी मदद कर सके। तो जो NGO में आपने जुड़ी है, तो फ्री में जुड़ी है या पैसा मिलता है? फ्री में। हाँ, तो आप तो बच्चे लोग हैं सब। और महिला को क्या क्या सिखाते हैं आप लोग? पढ़ने जाते हैं, वहाँ पर ही हमें मौका दिया गया है कि हम बाहर जाके कुछ करें और हम अपना डर निकालें बाहर। वहाँ पे हम अपने एक मोहल्ला सभा बिठाई जाती है जिसमें सारी महिलाएं अपनी अपनी समस्याएं बताती हैं कि हमें इस अधिकारी से ये समस्याएं, तो वहाँ पर हम सारे यूथ हैं, हम इसका हल निकालते हैं, देन उन्हें उन चीजों से बाहर निकाल देते हैं, उनकी प्रॉब्लम से। क्या क्या सिखाते हैं आप महिलाओं को? थोड़ा बताइए ना, क्या क्या सिखाते हैं? मतलब जिसे हिंदी पढ़ने नहीं आती है तो ना वो सब सिखाते हैं, इंग्लिश सीखते हैं, वो सब घरेलू हिंसा के बारे में बताते हैं कि अगर घरेलू हिंसा हो रही है, हस्बैंड मार रहा है, तो हम उसे कैसे बोल सकते हैं, हमें धाराएं पता होनी चाहिए
कि उन पर क्या धारा लगेंगी या उन्हें क्या सजा होने वाली है, जिससे उनके हस्बैंड डर जाए और महिलाओं पर अत्याचार करना, उन पर हाथ उठाना बिल्कुल बंद कर दें। आप जब वोट देने जाते हैं, क्या आप अपने घर वाले जिसको कहते हैं वोट देने के लिए आप उसी को देते हैं, या आप खुद अपने सोच के देते हैं? क्या अपनी मर्जी से देते हैं। ये तो नहीं कि अपने हस्बैंड कर दिया नहीं इस कैंडिडेट को देना चाहिए, आप देते हैं? अपनी मर्जी से देते हैं, अपनी मर्जी से देते हैं। जो हमारा अधिकार है उसको देते हैं, हमारा मन करता है। सच बता रहे हैं आप? सच कह रहे हैं, हम किसी का कहने में नहीं देते, अपनी मर्जी से देते हैं। 500 रुपए लेके वोट नहीं देते। नहीं, मैं 500 रुपया की बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी मर्जी से देते हैं। ये जो पितृसत्ता सोसाइटी है, समाज है, उसमें कई बार ये दबाव रहता है कि पति जहाँ पर कहता है कि भाई वोट करो, या परिवार के लोग जिसको कहते हैं वोट करो वो करते हैं। हम अपनी मर्जी से वोट देते हैं, जिसको देना होता है अपनी मर्जी से ही काम करना चाहते हैं, लेकिन बस सरकार से ये दुआ मांगते हैं नशे को हटाए। नशा इतना फैल रहा है कॉलोनी में। नेता मंत्री चुनने का अधिकार जनता को है ना, तो जो अच्छा काम करता है उसी को चुनता है। लेकिन आप अपनी तरह से ही चुनती है? अपनी तरफ से। अगर पति कहता है कि नहीं इसको दीजिए, घर वाले कहते हैं इसको दीजिए, कि आप ऐसा कुछ नहीं है, हमारा अधिकार वोट देना, लेकिन हमारा आप अधिकार अपनी तरफ से। सच है? किसको अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग इस बार वोट देंगे? कार्ड बना है? नहीं, मैं तो किसी को भी नहीं दूंगी। मैं नहीं दूंगी वोट किसी को। लेकिन आपकी कार्ड बना है, वोटर ID कार्ड बना है, आप देंगी या नहीं देंगी? क्यों नहीं देंगी बताइए, क्या लगता है क्यों नहीं देंगी? कुछ तो आपने मन में लाई होगी। मेरे पापा है, अब 5 बहन है, मेरे पापा को बाहर कमाने नहीं देते। क्यों नहीं कमाने देते? बाहर जब गाड़ी लेके जाते तो पकड़ लेते। क्यों पकड़ लेते? जब सारे कागज है तो क्यों पकड़ लेते उनकी गाड़ी? और हम 5 बहन, हम कैसे खाएंगे घर में बैठ के? और हमारी पढ़ाई भी है। कौन सी स्कूल से है? सेंट मेरीज। अच्छा, तो आप लोग भी इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आई हैं? हाँ जी। क्या आप क्या सोचती हैं महिलाओं के राइट्स के बारे में? लाइक दे डोंट गेट देयर ऑल द राइट्स। और अभी हम लोग बहुत छोटी एज है हमारी, बट हम अभी ये सब देख रहे हैं, पर हमें मतलब इसलिए हम इस प्रोटेस्ट में आए हैं कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है उन सबको इससे होते हुए जाना ना पड़े, तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना हो। हम सबसे यहाँ पे क्वेश्चंस पूछने आ रहे हैं कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, क्या वो फेस कर रहे हैं। तो आप ये जानने आई हैं यहाँ पर स्कूल से कि महिलाओं की क्या समस्याएं सब हैं? हाँ, और हम लोग इस बारे में सोचेंगे, हम लोग जानेंगे कि कितनी अलग अलग महिलाएं हैं, अलग अलग जगह से आती हैं, उनको क्या क्या परेशानी होती है और सरकार कुछ करती नहीं है उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके साथ के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए। अच्छा, तो ये आप जानना चाहती है। आप तो अभी स्कूल में पढ़ रही है, अब महिला की समस्या के बारे में आप जानेंगे, लेकिन आगे जब आप बड़े हो जाएंगे क्या महिलाओं के लिए आप लोग काम करेंगे? आप ये सोचेंगे उनकी जो राइट्स है उनको मिलना चाहिए? हाँ, हम बिल्कुल सोचेंगे। हम अगर कोई ऐसा आगे जाके प्रोटेस्ट होगा, हम हमेशा उसका भागीदार बनेंगे, हमेशा पार्टिसिपेट करेंगे। आज देश में एक ऐसे कटहरे में खड़ा है कि अगर इस कटहरे में हमने सच्चाई का साथ नहीं दिया और अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं किया तो महिलाओं का जो भविष्य है वो बहुत ही अंधेरा हो जाएगा। माइनॉरिटीज़ का भविष्य अंधेरा हो जाएगा, दलित का हो जाएगा। इसलिए आज हम सड़क पे इसलिए उतरे हैं क्योंकि अब वक्त आ गया है कि लोग अपनी समझ से, अपनी अक्ल से वोट करें, और वोट ज़रूर करें और सही इक़्तिदार को पावर में लाएं, नहीं तो हमारी दिशा ठीक नहीं होगी। क्या मीडिया आपके मुद्दे को ज़्यादा दिखाती है? क्या ग्राउंड बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक चैनल, हम लोगों ने 5 साल से चैनल बदलने छोड़ दिए हैं। हालांकि ये NDTV का ही माइक देख रही हूँ मैं आपका, लेकिन इसके अलावा हम कोई और चैनल देखते भी नहीं। सही बात ये है, बिल्कुल टीवी बंद हो चुका है, टीवी बंद हो चुका है हमारे घरों से, क्योंकि सिर्फ नफरत, डर और खौफ है, सिर्फ मक्कारी है और कुछ नहीं। झूठ है, झूठ। बोलिए, सारे चैनल में झूठ बोलते हैं, सारे चैनल वाले झूठ दिखाते हैं, सच कोई नहीं दिखाता है। कुछ ही पत्रकार हैं जो हकीकत दिखाते हैं, कुछ NDTV फिर भी आपका जो आपने हमारा इंटरव्यू है वो फिर सही दिखाते हैं, लेकिन सारे चैनल वाले सब गलत दिखाते हैं। बवाना में जो है बहुत बड़ा फैक्ट्री एरिया है, वहाँ पे महिलाएं काम करने जाती हैं तो उनको न्यूनतम वेतन नहीं मिलता है, और जहाँ पे वो काम करती है वहाँ पे जन सुविधाएं उनके लिए ठीक नहीं है, उनके लिए वॉशरूम नहीं है, और वो ये कहते हैं कि जो यंग गर्ल है उनको काम मिलेगा,
जो महिलाएं 35 वर्ष की है, 40 वर्ष की है, उनको वो काम पे नहीं रखते हैं। अच्छा। तो फिर हमें तो मांग करना पड़ेगा ना कि सरकार किस चीज़ की आज़ादी दे रखी है। आज़ादी हम 15 अगस्त मनाते हैं, तो फिर हम क्यों मनाते हैं उसको कि हम आज़ाद हैं, पर हमें लगता है कि हम आज़ाद हैं। नौकरी के लिए भी उम्र देखा जाता है कि बिल्कुल उम्र देखा जाता है, वेतन उनको कम मिलता है। अच्छा। और जहाँ पे सरकार ने लोगों को बसाया है, कहीं से तोड़कर झुग्गियाँ बना दी है, वहाँ पे स्कूलों में भी इंतजाम नहीं है, पानी सही नहीं है, पढ़ाई सही से नहीं होती है, और जो उनको बुक मिलती है, ड्रेस मिलता है, वो भी ना के बराबर है। वोट लेने तो आते हैं, 5 साल बाद दर्शन नहीं देते, कोई नहीं, फिर कोई दिखाई नहीं देता। पहले तो बोल के जाते हैं पानी भी देंगे, बिजली भी देंगे, नाला भी सफाई होगी, सब कुछ होगा, लेकिन हमारे बच्चे तो मच्छर में पड़े हैं। वादे करके जाते हैं, 5 साल बाद तक दिखते नहीं है।